फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेटाबॉलिज्म। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फार्माकोकिनेटिक्स शुरू किया था, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो आज हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को एक ही पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा जो फार्माकोकिनेटिक्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म, आप सबको पता है कि जो हमारा लीवर होता है वो प्राइमरी साइट होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं जनरल, ठीक है। और देखो, यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि लीवर ही मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म करे। लीवर के अलावा और भी अदर साइट्स होती हैं जो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन, किडनी। तो ये अदर ऑर्गन्स होते हैं जो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट ये प्राइमरी साइट्स नहीं है, प्राइमरी साइट आपकी लीवर ही है, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म से होता क्या है? वैसे तो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो हम इसको डिटेल में आज देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म को। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारे जो भी हम ड्रग लेते हैं, जब हमने ड्रग खाया तो वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में होता क्या है, जो भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है उसको वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करना, मेटाबोलाइज होकर के वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब वाटर सोल्यूबल फॉर्म जो होती है ये बेसिकली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। और देखो, इसका ही अपोज मैं लिख देती हूँ, लिपिड सोल्यूबल को ही हम अनआयनाइज्ड भी बोल देते हैं और नॉन पोलर भी बोल देते हैं। ये सबका एक ही नाम है, ठीक है। अगर अनआयनाइज्ड ड्रग आप बोल रहे हो तो आपको आयनाइज्ड फॉर्म में आपको मेटाबॉलिज होने के बाद ड्रग मिलती है। नॉन पोलर ड्रग अगर आपके पास है तो वो पोलर ड्रग मिलती है अगर मेटाबॉलाइज हो जाता है, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज, एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, लिपिड सोल्यूबल, अनआयनाइज्ड और नॉन पोलर, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पस क्या होता है कि ये वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारी बॉडी इजीली बॉडी से जो ड्रग है एक्सक्रीट आउट कर सके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको साइट बताया कि हमारी प्राइमरी साइट जो होती है वो लीवर होती है, और अदर में हमारे पास प्लेसेंटा, प्लाज्मा, इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन, किडनी, तो ये सारी आती है। उसके बाद जो होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, फेज 1 और फेज 2 में। अब ये फेज 1 फेज 2 में होता क्या है बेसिकली, देखो इसमें जो रिएक्शंस आती है ना, आपको फार्माकोलॉजी में सिर्फ रिएक्शंस के नाम पढ़ने हैं। जब आप मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपके पास मेडिसिन केमिस्ट्री भी आती है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं फेज 1 और फेज 2 की, वो आपको डिटेल में पढ़नी है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है, कौन कौन से रिएक्शंस का क्या रोल होता है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन आप पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन का नेम याद करना है। अब फेज 1 में बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे जो हमारी ड्रग होती है ना, फेज 1 से जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होकर के वाटर सोल्यूबल कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर ये जो ड्रग है, अगर ये फेज 1 में ही मेटाबोलाइज होकर के वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो रही है, तब तो इस ड्रग को इस आगे जाके इसको फेज 2 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये फेज 1 से वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तब इसको हम फेज 2 में भेजते हैं, ठीक है। तो समझ आया, फेज 2 हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब पहले फेज में वाटर सोल्यूबल में ड्रग कन्वर्ट ना हो तो उसको हम सेकेंड फेज में भेज देते हैं, ठीक है। मतलब हम नहीं, हमारी बॉडी इसको आगे कन्वर्ट कर देती है फेज 2 में। तो यहाँ पर फेज जो 1 है, ये मतलब आप देखो कुछ ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि फेज 1 में कौन सी रिएक्शंस होती है और फेज 2 में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। अब देखो, फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइजेशन, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन, ये पांचों रिएक्शन आपकी फेज 1 में आती है। देखो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन, ये पांचों रिएक्शन आपकी फेज 1 में आती है। अब यहाँ पर जो फेज 2 है हमारा, यहाँ पर आपके पास और भी इसके अलावा रिएक्शंस होती है, जैसे सल्फेट्स की, एसीटेट की, मिथाइलेशन, ठीक है, और ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल, ये होता क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पर सिंपल है। इस माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल को समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बताया है। देखो, हमारे जो लीवर होता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस चलती है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम्स की, जो हमारे उसमें लीवर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी हेल्प से आगे ये जो रिएक्शंस है वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अभी जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स आपके माइक्रोजोमल भी हो सकते हैं और नॉन माइक्रोजोमल भी हो सकते हैं। माइक्रोजोमल में जो बेसिकली आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं, ठीक है। और नॉन माइक्रोजोमल में कहाँ से होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में से भी हो सकते हैं और माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। माइक्रोजोमल जब भी आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए होगा, समझ आ रही है बात। और यहाँ पर नॉन
माइक्रोसोमल में आपके पास साइटोप्लाज्म से होगा, और माइटोकॉन्ड्रियल जो लिवर के सेल्स होते हैं वहां से आपके जो ये एंजाइम्स है बेसिकली नॉन माइक्रोसोमल से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब ये रिएक्शंस वहाँ पे चलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये जो माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल, इस सारे की सारी जितनी भी पांचों रिएक्शंस हैं ये आपकी माइक्रोसोमल भी हो सकती है और नॉन माइक्रोसोमल भी हो सकती है। यानी आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो सकता है और साइटोप्लाज्मिक एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है लीवर सेल्स में वहां पे भी हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन है ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, ये इसमें जो रिएक्शन आती है इस फेज सेकंड के अंदर, ये चीज याद रखनी है आपको, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन जो रिएक्शन है ये माइक्रोसोमल में होती है। ठीक है, और बाकी नॉन माइक्रोसोमल की रिएक्शन है सारी। अब एक और चीज पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, जो भी मैंने ये बॉक्स में इसको ऐसे किया है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन को, तो इसमें मैंने मेन पर्पस क्या है कि फेज 1 के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और फेज 2 के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है वो ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमन रिएक्शन कौन सी होती है फेज 1 और फेज 2 के अंदर। तो फेज 1 के अंदर भी याद रखना है ऑक्सीडेशन, और फेज 2 के अंदर भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा माइक्रोसोमल एंजाइम के बारे में जान लेते हैं। अब माइक्रोसोमल एंजाइम के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन एंजाइम आप देखते हो साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ठीक है, अब थोड़ा सा साइटोक्रोम मीन्स, साइटो मीन्स क्या होता है सेल, क्रोम मीन्स कलर, पी मीन्स क्या होता है पीक, और इसका वो बेसिकली आप देखोगे नैनोमीटर वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, और एंजाइम है। ठीक है, तो साइटोक्रोम इसका जो ये दिख रहे हो आप नीचे, ये आपको याद रखने हैं सेल, कलर, पीक। ठीक है, ये नैनोमीटर की होती है। तो उसमें देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म है साइटोक्रोम CYP450 एंजाइम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जो CYP3A4 है और CYP3A5 है, ये मतलब इसमें से भी जो मैक्सिमम ये 50% मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50% मेटाबॉलिज्म के लिए ये दोनों के दोनों एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा CYP3A4 एंजाइम। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देखो मेटाबॉलिज्म अगर आप करा रहे हो, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हो रही है, तो सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म का डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर आप ओरली या डायरेक्टली रूट से मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हो तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही होता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बता दिया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फालतू लिखा नहीं है। ठीक है, इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक और आपके पास टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। अब हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू हिम, हॉफमैन जो एक साइंटिस्ट थे या मतलब जिन्होंने बताया कि, इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो जैसे आपने पढ़ा है कि आपने अभी जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसमें केमिकल रिएक्शन चलती है। ठीक है, किसी एंजाइम के थ्रू ही आपका ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होता है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर सो मैनी ड्रग्स आर metabolized by the molecular rearrangement and does not need any chemical reaction or enzymes। बेसिकली इसने क्या बोला कि कई ड्रग ऐसी भी होती हैं जिसको केमिकल रिएक्शन से एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है मेटाबोलाइज होने के लिए, यहाँ पर वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के थ्रू ही मेटाबोलाइज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल याद रखना एट्राक्रोमियम और यहाँ पे आपका सिस एट्राक्रोमियम। ठीक है, कि जो मेडिसिन है एट्राक्रोमियम, इनको किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जरूरत नहीं होती है, मेटाबोलाइज की जरूरत नहीं होती है बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पर ही काम करती है। ठीक है, रीअरेंजमेंट के थ्रू ये मेटाबोलाइज हो जाती है। अब देखो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग का क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म बेसिकली अगर देखोगे आप तो एक्टिव ड्रग, अगर आपने एक्टिव ड्रग ली है तो एक्टिव को वो इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर देगा। मैक्सिमम तो यही होता है, अगर आपके बॉडी में एक्टिव ड्रग है, एक्टिव फॉर्म में ड्रग है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उसको, और मैक्सिमम ये चीज़ होता है मेटाबोलाइज। ये एम जो है मैंने आपको मेटाबोलाइज रिप्रेजेंट किया। तीन ही चीज़ें याद रखनी है मेटाबॉलिज्म के बारे में, एक तो एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव में कन्वर्ट करना, और एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे आगे, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, कोडिन और मॉर्फिन वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो एक्टिव फॉर्म से वो एक्टिव मेटाबोलाइट में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इनएक्टिव जो है, अगर प्रोड्रग आपके पास है, प्रोड्रग आप आगे जाके कंसेप्ट पढ़ोगे प्रोड्रग क्या होता है, बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ड्रग की इनएक्टिव फॉर्म होती है, बाद में मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
अब देखो इस बुक में यहाँ पे मतलब बहुत कुछ लाइंस दी है जो आपको मतलब पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया प्राइमरी साइट लीवर ही होता है प्राइमरी साइट मेटाबॉलिज्म के लिए। मेक ड्रग नॉन पोलर टू पोलर ड्रग, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है आपका बेसिकली माइक्रोसोमल एंजाइम और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू होता है। उसमें भी आपका माओ जो मोनोऑक्सीडेज एंजाइम होता है, साइटोक्रोम P450 होता है, और यहाँ पे ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज प्रेजेंट इन अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, साइटोक्रोम P450 is superfamily of microsomal enzyme and most useful in oxidation reactions and cytochrome P4। देखो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है और CYP3A4 के थ्रू होता है। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट नॉन सिंथेटिक रिएक्शन कॉन्जुगेटेड फेज 1 के अंदर कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और फेज 2 के अंदर कौन सी होती है? ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होती है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ पे जो ओवरऑल ड्रग मेटाबोलाइज रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और प्रोड्रग बेसिकली क्या होता है? एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म होता है, मैंने आपको पहले बताया था। प्रोड्रग आर द मेडिकेशन दैट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म अकर्स दे एंटर द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम फर्स्ट पास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अब इसमें देखो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो लीवर होता है वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिड्यूस कर देता है वो। ठीक है, ड्रग की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है और ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है। कहाँ पहुंचने से पहले? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले वो जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कम कर देता है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज डन एट इंटेस्टाइन, पोर्टल ब्लड एंड आपका जो भी ये लीवर है एंड ये मोस्ट कॉमन आपका यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ड्रग विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इनको आप ओरल रूट से नहीं दे सकते क्योंकि इनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से अगर आप इनको ओरल रूट से दोगे भी ना तो आपकी बॉडी में मतलब इफेक्ट दिखाएगी ही नहीं है, क्योंकि जो इसमें से जो ऑलमोस्ट ड्रग है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी और मेटाबोलाइज होने के बाद आपको पता ही एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। और यहाँ पर ये सारी ड्रग्स जो हैं ये आपकी ऐसी ड्रग्स हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को मतलब हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में शो करती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था इनके बारे में। अब देखो मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म के 2-3 फंक्शन होते हैं। इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव में कन्वर्ट करना, यानी प्रो ड्रग को एक्टिव में कन्वर्ट करना। ठीक है, और एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब मैंने को कोडीन का और मॉर्फिन का एग्जांपल दिया था। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे बात की थी अभी मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म के एक्टिव ड्रग और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो एक्टिव ड्रग है वो मेटाबोलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म का ये मैंने कहीं ना कहीं मतलब यूजेस होते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए सारे, यहाँ से जीपेड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो टेबल आप देख रहे हो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं चिपका के दीवार पे रख लो और इसको रोज़ पढ़ो। ठीक है, मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान ऐसा ही किया था। मैंने तो अपनी पूरी एक जो वॉल होती है ना उस पर मतलब एक पूरा कार्डबोर्ड लगा के उस पर हर एक जो पॉइंट और ये इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं मैंने उसको लगा रखा था, पिन के साथ उसको मतलब अटैच किया हुआ था और उसको मैं रोज़ डेली पढ़ती थी। ठीक है, तो मैंने ये टेबल भी उस टाइम पे लगाया था और यहाँ से सच में क्वेश्चन आते हैं भाई, सच में। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने देखे होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान यहाँ इन दोनों टॉपिक से। तो देखो इसमें बेसिकली है क्या, जो प्रोड्रग होती है ना वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोड्रग में यानी इनएक्टिव फॉर्म में है। जब आप इस मेडिसिन देखो प्रोड्रग बेसिकली अगर आप देखोगे ना जब आप इनको खाते हो ना ये बाहर बॉडी के बाहर तो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है लेकिन बॉडी में आने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल तरीके से समझो। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्टिव फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे ना लीवोडोपा का और डोपामीन। जब लीवोडोपा बेसिकली क्या होती है, ये प्रोड्रग होती है और जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। पार्किंसन डिसीज जब आप पढ़ोगे ना पार्किंसन तो वहाँ पे आपको ये समझ आएगा। ठीक है, जब आप मेडिसिन पढ़ोगे उसके बाद देखो ये सारा टेबल है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। प्रोगेनिल से साइक्लोग्यूनिल एंड लीवोडोपा से डोपामीन, एनालाप्रिल से एनालाप्रिलेट। ठीक है, डाइपिरिविफिन से एपिनेफ्रिन से होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिकली आप जो देख रहे हो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से इसको मतलब पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फा मिथाइल डोपा देख रहे हो तो ये अल्फा मिथाइल नोड एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके। ठीक है, तो ये सारे एक्टिव फॉर्म्स हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट दिए हुए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कोडीन से मॉर्फिन देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और होता है मॉर्फिन का भी, आगे जाके क्या होता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारे के सारे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डायजीपाम जो आगे जाके ऑक्सीजीपाम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। डिसमिथाइल डायजीपाम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, मैं आपको पूरा नहीं बता रही, लेकिन ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक ये टेबल है, इसके बारे में भी मैंने अभी शुरू नहीं किया टॉपिक, अभी मैं थोड़े दिनों जिसको बताऊंगी तो आपको इस टेबल के बारे में भी जरूर बताऊंगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन आता है। अब की बार 2026 में भी शायद यहाँ से क्वेश्चन आया था। और देखो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर दो तरह से होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम होता है और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होता है। माइक्रोसोमल जो एंजाइम होता है वो लोकेटेड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है। और प्राइमरी इन लीवर एंड ऑल्सो किडनी, इंटेस्टाइन, म्यूकोसल एंड जबकि लंग्स होते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर जो बेसिकली एंजाइम्स आप देखने को मिलेंगे आपके जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो माओ में बेसिकली क्या होता है मोनोऑक्सीडेजिनेज एंजाइम होते हैं। ठीक है। और साइटोक्रोम P450 UGTS एपोक्साइड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम में कौन से होते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऑफ द हेपेटिक सेल क्या होता है लीवर की सेल। तो लीवर के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और या आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड एज वेल एज प्लाज्मा में के अंदर जो प्लाज्मा होता है वहाँ पर भी होते हैं। और यहाँ पर आपको सारे के सारे एंजाइम्स दिए हुए हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपका नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर। ठीक है। ये यहाँ पर देखो। उसके बाद आपको यहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 दिया गया है। फेज़ 1 को हम नॉन सिंथेटिक भी बोल देते हैं और फेज़ 2 को हम सिंथेटिक भी बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अब नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 में क्या आता है, ये यहाँ पर फंक्शन ग्रुप जो होते हैं वो अटैच कर जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वहाँ पर फंक्शन ग्रुप अटैच होगा। और जो भी फंक्शन ग्रुप अटैच होने से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर OH है, जो अल्कोहल है OH, अगर वो किसी ड्रग मॉलिक्यूल पर बाइंड करता है ना, अल्कोहल ग्रुप जब भी किसी ड्रग मॉलिक्यूल पर जाके बाइंड करेगा तो ड्रग मॉलिक्यूल का नेचर जो है वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अटैच करने से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कॉन्जुगेट्स का क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर देते हैं, पूरे के पूरे कॉन्जुगेट ही ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहे हैं, तो इस वजह से हम बोलते हैं इसको सिंथेटिक। ठीक है। और यहाँ पर देखो आफ्टर फेज़ 1 ड्रग में भी वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल भी रह सकती है और लिपिड सोल्यूबल भी रह सकती है। अगर वो लिपिड सोल्यूबल रह जाती है तो उसको हम फेज़ 2 में भेज देते हैं। ठीक है। फेज़ 2 में आगे जाके वो मतलब कन्वर्ट होती है वाटर सोल्यूबल में। तो यहाँ पे फेज़ 2 में क्या हो रहा है कि फेज़ 2 रिएक्ट ऑल द ड्रग्स बिकम वाटर सोल्यूबल। और यहाँ पे रिएक्शंस बताइए सारी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। और ये सारी की सारी फेज़ 2 की रिएक्शन है। ग्लूकोनाइडेज, एसाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फिनेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो सारी रिएक्शन जो है बेसिकली ये फेज़ 2 की है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, जो फार्माकोकिनेटिक्स में हमने एंड में पढ़ा है। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। ठीक है। तो एक्सक्रीशन में यहाँ पर आपके पास दो तरह से एक्सक्रीशन होती है, एक होता है रेनल एक्सक्रीशन, दूसरा होता है नॉन रेनल एक्सक्रीशन। तो रेनल और नॉन रेनल में फर्क क्या होता है, रेनल जो वर्ड है ना ये किडनी से लिया गया है। जैसे हिपैटिक जो है, हिपैटिक लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्डिक जो है बेसिकली हम हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जो किडनी है ना, किडनी के लिए हम रेनल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं रेनल एक्सक्रीशन, यानी किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीशन होगा। और एक्सक्रीशन नॉन रेनल भी होता है, यानी किडनी के अलावा भी एक्सक्रीशन होते हैं अदर ऑर्गन, जैसे हमारे पास बाइल हो गया, स्किन हो गया, स्लाइवा हो गया, लंग्स, किडनी, स्वैट। तो इन प्रोसेस के थ्रू भी हमारा जो एक्सक्रीशन है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेनल एक्सक्रीशन में बेसिकली क्या होता है, किडनी के थ्रू हो रहा है, ये प्राइमरी साइट है। जैसे हमारे मेटाबॉलिज्म की प्राइमरी साइट कौन सी थी, लीवर थी, और ऐसे ही किडनी में जो एक्सक्रीशन की प्राइमरी साइट है वो किडनी है। ठीक है। तो किडनी में 3 प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और एक्टिव सेक्रेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू ही आपका जो रेनल एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है। और नॉन रेनल एक्सक्रीशन में बेसिकली क्या होता है, फीसिस के थ्रू, बाइल, स्किन, लंग्स, स्वेट, किडनी तो इधर आ गई, लेकिन लंग्स। ठीक है। फीसिस, बाइल, स्किन, लंग्स और स्वेट, इनके थ्रू आपका क्या होता है, नॉन रेनल एक्सक्रीशन होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपकी ड्रग अनअब्जॉर्ब ड्रग है, जो एब्जॉर्ब हुई नहीं है, तो वो बाइल और फीसिस के थ्रू जाएगी।
और यहाँ पर देखो जो लंग्स है, लंग्स के थ्रू कौन सी ड्रग जाएंगी, जो इनहेलेटेड है और अल्कोहल जो होता है ना, आपने देखा होगा जो जब अल्कोहल पीते हैं तो जब वो बाहर ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो एक्सेल के दौरान उनके मुंह में से स्मेल आती है अल्कोहल की, पता चल जाता है कि कोई दारू पी, किसने दारू पी या नहीं पी, ठीक है। तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो अल्कोहल का जो एक्सक्रीशन है वो आपका लंग्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। इनहेलेशन मैंने आपको बताया, जो जितने भी इनहेलेटेड ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो सारी एक्सक्रीट आउट होती हैं लंग्स के थ्रू। और एक और चीज़ याद रखना, जितनी भी अनएब्जॉर्ब ड्रग होती हैं वो सारी हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, ठीक है। देखो इससे प्रीवियस हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, तो मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था कि ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो गई है। अगर हमारी वो ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो वो अनचेंज फॉर्म में, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, वो अनचेंज फॉर्म में रेनल से निकल जाएगी, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। यहाँ पे ई जो है ये एक्सक्रीशन के लिए है। और लिपिड सोल्यूबल जो बेसिकली, अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, ये तो थी वाटर सोल्यूबल की बात, तो लिपिड सोल्यूबल में रेनल से निकलने के लिए, किडनी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। इसकी जो फॉर्म है ये चेंज होनी चाहिए, तभी तो ये यूरिन के थ्रू पास आउट होगी, क्योंकि यूरिन का जो नेचर है वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। और ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो इसको भी वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होना पड़ेगा ड्रग को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तब तो इसको हम नॉन रेनल एक्सक्रीशन के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि जो फीसिस होती है और बाइल है तो उसके थ्रू हमें हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग को एक्सक्रीट आउट करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास एक वर्ड आता है क्लियरेंस। अब क्लियरेंस क्या होता है बेसिकली, देखो उसको सिंपल समझो। क्लियरेंस मीन्स जब हमारी बॉडी से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 mg ड्रग ली थी, जब आपकी बॉडी में से 90 to 95 या 96% तक ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। ये मैंने सिंपल आपको बताया है। अगर आपकी ड्रग आपने 100 mg ड्रग ली है तो 100 mg ड्रग में से आपकी 90 to 98% ड्रग अगर आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, 95 से अबव, 95 से लिखना, 95 से अबव अगर आपकी बॉडी से ड्रग निकल चुकी है, मतलब एक्सक्रीट आउट हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस, ठीक है, जिसको हम CL से रिप्रेजेंट करते हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया आपके लिए, मोर देन 95% ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड, ठीक है, क्लियरेंस को हम उसको बोलते हैं। अब क्लियरेंस में बेसिकली क्या होता है, यूरिन एक्सक्रीशन रेट, यानी यूरिन का एक्सक्रीशन रेट कितना है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली यूरिन एक्सक्रीशन रेट क्या होता है, बेसिकली मैंने अलग से बताया आपको। यूरिन एक्सक्रीशन रेट में यूरिन फ्लो, यानी यूरिन एक्सक्रीशन रेट कम मापते हैं हम। मान लो यूरिन जो है, जितना यूरिन का फ्लो होगा और ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है यूरिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर ये चीज़ लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया आगे जाके। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, यूरिन फ्लो, जो क्लियरेंस है, यूरिन फ्लो इनटू ड्रग कंसंट्रेशन इन यूरिन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं टी हाफ की। देखो टी हाफ जो बेसिकली है, हमने बहुत बार टी हाफ के बारे में पढ़ा है, तो टी हाफ का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर जो टी हाफ है, इट मीन्स जब आपकी बॉडी से, अगर आपने 100 mg ड्रग ली है, जब आपकी बॉडी में 50 mg ड्रग रह जाए, उसको हम बोलते हैं इसका टी हाफ हो गया, ठीक है। अब टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, 0.693 इंटू VD, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और क्लियरेंस। क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब जो आपका टी हाफ होता है ना, टी हाफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। अगर प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो टी हाफ भी ज़्यादा होगा। अगर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है वाटर सोल्यूबल के। मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो वाटर सोल्यूबल ही होता है, बेसिकली वाटर ही उसका नेचर होता है, ठीक है। यानी उसको जितनी भी वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड से ड्रग बाइंड करती है वो ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन है तो वाटर सोल्यूबल डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसका होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना आपको कि यहाँ पे एलिमिनेशन और हमारी बॉडी में कितनी ड्रग रह गई है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। यहाँ पे एग्जाम्स में इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। स्टेडी स्टेट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने 100 mg ड्रग ली थी, ठीक है, और वो 100 mg जब आपने ड्रग ली है तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि उसका टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ, यानी इसका जब पहला टी हाफ करेंगे तो 50 होगा, 50 mg होगा, तो फर्स्ट टी हाफ में 50 mg हमारी ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी हमारी बॉडी से, ठीक है, और 50% हमारी बॉडी में रह जाएगी। 100 में से 500 तो 50 तो बाहर निकल गई और 50 हमारी बॉडी में लेफ्ट रह गई। तो वही चीज़ लिखा है, 50 हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गई है और 50 mg हमारी बॉडी में रह गई है। उसके बाद इस 50 का आगे दोबारा से हमें टी हाफ करना है।
हमारी बॉडी में अब कितनी ड्रग बची है, 50 बची है, तो सेकंड टी हाफ में जाएगी भी ये। सेकंड टी हाफ में 50 का हाफ करोगे तो 25 बचेगा, यानी 25 आपकी बॉडी से निकल चुकी है और 25 आपकी बॉडी में रह गई है। ठीक है, अगेन आपको थर्ड टी हाफ करना है, तो 25 का हाफ कर दो, 12.5 आपकी बॉडी से निकल चुकी है और 12.5 ही आपकी बॉडी में रह चुकी है। ठीक है, ऐसे ही इसका आगे आगे करते करते फोर्थ फिफ्थ तक लेके जाओ। फोर्थ फिफ्थ तक जो होती है बेसिकली स्टेडी स्टेट आराम से आ जाती है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में मीन्स आपकी जो 96.8 के आसपास जो ड्रग है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो चुकी है और आपकी बॉडी में 3.2 to 125 mg आपकी बॉडी में ड्रग रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो ये पूरा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टेडी स्टेट का एक तरह से पूरा मैंने आपको कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ ऑफ इसको पूरा जब कैलकुलेट करोगे ना कि कितनी कितनी ड्रग आपकी बॉडी से निकली है, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका पूरा आएगा 96.8%। और आपकी बॉडी में कितनी ड्रग प्रेजेंट मतलब अभी लेफ्ट रह गई है, 3.125 mg आपकी बॉडी में ड्रग लेफ्ट रह गई है और इतनी ड्रग आपकी बॉडी से निकल चुकी है। ठीक है, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी भी मतलब एग्जाम देके आई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे भी इसके बारे में क्वेश्चन आया था, स्टेडी स्टेट के बारे में पूछ दिया था कि कौन से क्वेश्चन बेसिकली कैसे था कि कौन से पॉइंट पे आकर के आपका स्टेडी स्टेट आता है। तो फिफ्थ टी हाफ होने के बाद आपका स्टेडी स्टेट आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ या फोर्थ स्टेडी स्टेट यहाँ पे पूछा गया था और क्वेश्चन मतलब इसका कैलकुलेशन टाइप भी दिया हुआ, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आया था तो वो फोर्थ बन रहा था बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको अभी दिखाया, देखो ये क्वेश्चन पेपर में अभी 2026 में दिया है मैंने पेपर ये। ठीक है, एम फार्म के लिए फार्माकोलॉजी बेसिकली मैंने वहाँ पे ली थी, तो एडमिशन तो मैंने वहाँ पे नहीं लिया, लेकिन मेरा एंट्रेंस मेरे एग्जाम मेरी फिफ्थ रैंक वहाँ पे आई थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था, तो वहाँ पे एडमिशन मेरा इजिली हो गया था, लेकिन कुछ मैं वहाँ पे गई नहीं। बस मेरा पर्पस क्या है कि मैं आपको वो जो क्वेश्चन था वो दिखा रही हूँ यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आया था। देखो ये रहा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अब देखो, आफ्टर हाउ मैनी हाफ लाइव्स डज द ड्रग रीचेस अप्रोक्सीमेटली 94 पूछा गया है यहाँ पे बेसिकली 94। तो 94 में बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया कि पहले 50 में 50 जाएगी, 50 का जब हाफ 4 होगा तो 75, 87, तो इस तरह से जाएगी ड्रग। तो मैंने यहाँ पे आपको अलग तरीके से बताया था, पहले तो को कैसे बताया था कि एलिमिनेशन किया था यहाँ पे, यानी 50% एलिमिनेशन हो गया, फिर 50 का 25, तो इन सबको ऐड करके 96 बना था। तो यहाँ पे भी 96 ही बन रहा है, बट मैंने इसको क्या किया था, इसमें से ऊपर वाले में से हाफ किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसमें प्लस कर दिया, प्लस करते 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 96 ही बन रहा है, लेकिन एंड में यहाँ पे आंसर वही आ रहा है। मतलब मेथड बेसिकली मैथमेटिकली ही एक तरह से प्रोसेस होती है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो आंसर बेसिकली यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 94 पूछा गया था स्टडी स्टेट के बारे में। वैसे उन्होंने जो उनकी जब आंसर की आई तो वहाँ पे 5th आंसर इसका था। ठीक है, यानी जो 4th वाला वैसे यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे, तो ये आंसर उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका भी अगर आप स्टडी स्टेट देखोगे तो यहाँ पर 5th पे आकर स्टडी स्टेट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोजोमल इंड्यूसर ड्रग्स के बारे में, जिसको हम एंजाइम इंड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो अब जो मैं यहाँ पर आपको ये टेबल बता रही थी एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनिबिटर्स में, तो इस टेबल को बेसिकली है क्या, इसमें मतलब बेसिक बिहाफ पर ये टेबल है, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे एंजाइम इंड्यूसर्स के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा और फिर एंजाइम इनिबिटर्स के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये टॉपिक समझ आने वाला है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, जो हमारा लीवर होता है, इस लीवर में ना हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम आगे जाके हमारे ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, हमारे ड्रग को मेटाबोलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, अगर हम उन मेडिसिन से इस एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं, अगर ये मेडिसिन इस एंजाइम को इनिबिट कर रही है, अगर ये एंजाइम इनिबिट हो जाएगा, अगर ये एंजाइम ही इनिबिट हो जाएगा, तो मुझे बताओ कि आगे जाके ड्रग मेटाबोलाइज होगा? तो आगे जो मेटाबोलाइज की प्रोसेस है वो इनिबिट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर यहीं पर मैं इसी कोई एक ऐसी ड्रग देती हूँ जो इस एंजाइम को इंड्यूस कर रही है, मतलब बढ़ा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर तो उसने इनिबिट कर दिया, यहाँ पे इसने इनिबिट किया और यहाँ पर इंड्यूस करा दिया। तो इंड्यूस से क्या हुआ कि ये एंजाइम जो है ये और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसका अमाउंट बढ़ गया और इस एंजाइम ने आगे जाके ड्रग को मेटाबोलाइज कर दिया। सिंपल सी प्रोसेस है,
समझ आई? अब देखो, मान लो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमने एक ऐसी ड्रग दी जो इस एंजाइम को इनिबिट कर रही है, तो अगर ये एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो आगे ड्रग का मेटाबॉलाइज नहीं होगा। अगर हमने एक ऐसी मेडिसिन दी जो इस एंजाइम को स्टिमुलेट कर रही है, इंड्यूस कर रही है, तो आगे ये जो एंजाइम है और भी मेडिसिन को जाके मेटाबॉलाइज करेगा, फालतू मेटाबॉलाइज करेगा, ज़्यादा अमाउंट में मेटाबॉलाइज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखो यहाँ पर मैंने कहता है कि माइक्रोसोमल इंड्यूसर ड्रग्स, यानी इस एंजाइम को इंड्यूस कर रही है, जो लीवर के एंजाइम्स है उसको इंड्यूस कर रही है ऐसी ड्रग्स, तो इसको हम एंजाइम इंड्यूसर भी बोल देते हैं। अब इसका काम क्या होता है, देखो जितनी ड्रग, अब यहाँ पे क्या हुआ, एंजाइम जो है एंजाइम का लेवल इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने ऐसी ड्रग दी है जो एंजाइम के लेवल को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अभी एंजाइम आगे जाके क्या करेगा, मेटाबॉलाइज करेगा, और मेटाबॉलाइज फास्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एंजाइम ज़्यादा बन रहा है तो मेटाबॉलाइज भी फास्ट होगा, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा, और यहाँ पे एक्टिविटी है वो ड्रग की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब ड्रग मेटाबॉलाइज हो जाएगी तो वो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगी, वो एक्सक्रीट हो हमारी बॉडी से लीवर के थ्रू, या लीवर के थ्रू नहीं, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ड्रग एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और टॉक्सिसिटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में ड्रग रह ही नहीं रही है। अगर हमारी बॉडी में ड्रग होती तभी तो टॉक्सिसिटी करती, तो टॉक्सिसिटी भी डिक्रीज हो गई है, और टी हाफ भी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, टी हाफ मीन्स कि जब आपकी बॉडी में से जल्दी आपकी बॉडी में से टी हाफ, यानी ड्रग का जो अमाउंट है वो हाफ रह जाता है। ठीक है, ड्रग की जो कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो वो हाफ रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर सारे से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चाहे आप एग्जाम्पल्स यहाँ से पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही चीज़ लिखी है दोनों जगह पे। ठीक है, उसके बाद देखो माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर्स, यानी इनिबिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हम एंजाइम इनिबिटर के नाम से भी जानते हैं, तो यानी इस एंजाइम को इनिबिट करके और ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रहा है, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म, ये ड्रग के बारे में, ड्रग का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जब ड्रग मेटाबॉलाइज ही नहीं होगी हमारी बॉडी से, एक्सक्रीट आउट ही नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगी, और टी हाफ भी इंक्रीज होगा, और एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ड्रग का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ड्रग है वो जल्दी मेटाबॉलाइज नहीं हो रही है। और यहाँ पे सारी ड्रग्स आप देख रहे हो, ये सारी ड्रग्स वो ड्रग हैं जो एंजाइम को इनिबिट कर देती है। जो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसोमल, जो हमारे लीवर में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उस एंजाइम को ये इनिबिट कर रही हैं, ये सारी ड्रग्स। ठीक है, जो भी ड्रग मैंने आपको बताया, और आगे जाके एंजाइम्स जो है कोई भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में बेसिकली क्या होता है, अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, फर्स्ट से, अगर ये फर्स्ट है, फर्स्ट से फ्रैक्शन याद रखो, फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन, कांस्टेंट फ्रैक्शन में आपकी ड्रग जा रही है, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, अगर आपने 100 mg ड्रग ली है, तो 100 mg ड्रग 1 घंटे बाद आपकी बॉडी में से हाफ हो जाएगी, तो उसका हाफ होगा 50, तो इसका आगे से दोबारा हाफ करने तो 25 होगा, दोबारा इसका हाफ करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। तो यानी आपका कांस्टेंट अमाउंट, यानी कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, अगर जितनी ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी उतना ही उसका आगे जाके उसका हाफ रिडक्शन होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हाफ ऑफ ड्रग का मैंने आपको बताया प्रोसीजर। जैसे यहाँ पे आपको एक डिफरेंस भी लिखा हुआ था, इस बुक में आपको दिया भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर में क्या बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो ड्रग है वो फिक्स्ड अमाउंट में ही आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका फर्स्ट जो जीरो ऑर्डर होता है ना, जीरो ऑर्डर में आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एल्कोहल, जो आपका फेनिटोइन हो गया, और जो आपका वारफ्रीन हो गया, ठीक है, एस्प्रिन हो गया, ये सारे जीरो ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जितने भी ड्रग्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रग जो है आपकी वो फिक्स्ड अमाउंट में आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। यहाँ पर देखो आपका जो ड्रग था, आपने 100 mg ड्रग लिया, तो यहाँ पे 20 mg ही आपकी बॉडी से निकल रहे हैं। ठीक है, अब इस 80 में से भी आगे 20 mg निकलेगा, फिर 60 में से 20 निकलेगा, तो इस तरह से आपकी कॉन्स्टेंट आपका अमाउंट में ही ड्रग जा रही है। कांस्टेंट देखो यहाँ पे, यहाँ से 20 निकला, यानी इसकी उतनी ही अमाउंट में ड्रग जाएगी, चाहे वो अगर यहाँ पे ड्रग अगर आप 1000 भी लेते ना, 1000 में भी 20 mg ही जाता, तो यहाँ पे कितना बचता, 980 बचता।
तो इसमें से दोबारा से 20 कर लो, ठीक है, 20 घटा दो तो 960 बचता। तो इस तरह से ही निकलती बॉडी मिनट्स ड्रग। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते तो फर्स्ट ऑर्डर में 1000 का अगर आप हाफ करते तो आप यहाँ पे 500 हो जाता, 500 mg। तो इसका हाफ करते तो 250 हो जाता। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पे सेकंड जीरो ऑर्डर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखो जो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में से अगर आप इसका 20 mg निकालते हो, ठीक है, तो 20 mg में से आपका यहाँ पे क्या होगा, 980 होगा। और ऐसे ही अब मैंने आपको अनदर एग्जांपल दिया है, 500 में से 20 निकालोगे तो यहाँ पे 480 हो जाएगा। अगर आप 1000 इसमें 1000 रखते हो तो यहाँ पे 500 बचेगा। अगर 500 करते हो तो 250 बचता है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया बस आपको सिंपल। और आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में 20% अगर आप निकाल रहे हो तो ये 80 mg बचेगा। इसका अगर आप 20 निकाल रहे हो तो इतना बचेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर की कहानी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ किनेटिक जो है, बेसिकली आप देखोगे ड्रग वूल किनेटिक्स चेंज फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर। थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, फेनाटोइन, एल्क्लोई, वारफरीन और एस्प्रिन जितने भी हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर को आपको डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है पर यूनिट टाइम, ठीक है। मैंने बताया 100 mg अगर आप ले रहे हो उसका 50 mg होगा, 50 में से 25 में से 12.5, तो ये 1 आर के बाद हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जीरो ऑर्डर में होगा, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। 100 mg से अगर आप 1 घंटे बाद 20 निकल रही है तो 80 बच जाएगी। इसके 1 घंटे बाद 25 निकल रही है तो यानी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन चल रहा है, कांस्टेंट फ्रिक्शन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर आपके प्लाज्मा में 1000 mg ड्रग है तो 500 mg जाएगी। अगर आपकी प्लाज्मा में 500 mg है तो वो उसको 250 कर देगा। तो यानी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ, अगर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रेट ऑफ एलिमिनेशन भी उतना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यहाँ पे डिपेंड ही नहीं करता, अगर आपके प्लाज्मा में 1000 mg ड्रग है वो 20 ही निकालेगा। अगर आपके प्लाज्मा में 100 है तब भी वो 20 ही निकालेगा। लेकिन यहाँ पे पूरा हाफ ही कर दे रहा है, वो 1000 को तो 500 कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं क्लीयरेंस। यहाँ पे क्लीयरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो क्लीयरेंस है ये बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे टी हाफ जो है, टी हाफ कांस्टेंट होता है, और मोस्ट ऑफ ड्रग्स फॉलो द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ही फॉलो करती है मोस्ट ऑफ ड्रग। और यहाँ पे टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टी हाफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।